उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे हैं। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है नया ब्लैकबेरी 8830 सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेस करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस ब्लैकबेरी 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, कॉटी कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राईबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। ब्लैकबेरी 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते ब्लैकबेरी 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमागहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की विदाई। विजय बहुगुणा कल दे सकते हैं इस्तीफा। हरीश रावत का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। कांग्रेसी विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस की जांच को लेकर किया हंगामा। राहुल गांधी के बयान पर बवाल। दिल्ली की सड़कों पर उतरा सिख संगठन। 1984 सिख दंगे में कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की बात कही थी। पुणे पुलिस के सामने हाजिर होंगे राज ठाकरे। भड़काऊ भाषण मामले में ठाकरे पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। पुणे के 2 पुलिस स्टेशन में दर्ज है मुकदमा। टोल पर तोड़फोड़ मामले में है आरोपी। और जनता का कैबिनेट को तोहफा। रियायती सिलेंडर्स की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 की गई। कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया फैसला।
सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। राहुल गांधी ने एक चैनल को अपने इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा बयान दे डाला जिस पर काफी बवाल मच गया। उन्होंने 1984 सिख दंगे में कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की बात कह दी और उनके बयान पर उठे बवाल ने इस कदर तूल पकड़ा कि दिल्ली की सड़कों पर सिख संगठन एक बार फिर से उतर पड़े, उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आज की हमारी चर्चा का मुद्दा यही रहेगा कि सिख दंगा पीड़ितों को कब इंसाफ मिलेगा और क्या 30 साल बाद भी आज तक यही फरेबी सियासत हो रही है। तो राहुल के बयान पर सियासत तेज हो गई, जिसमें 84 दंगों के पीड़ितों के जख्म फिर से हरे हो गए। राहुल के बयान के बाद दंगा पीड़ितों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। क्या है उनकी मांगे, पहले देखिए ये रिपोर्ट, बातचीत करेंगे। सिख दंगा पीड़ितों को कब मिलेगा इंसाफ? फरेबी सियासत के 30 साल। क्या राहुल गांधी ने दंगा सियासत को हवा दे दी? क्या सियासत का नासूर बन चुके हैं सिख दंगों के जख्म? तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उन मासूम जिंदगियों की जिनके आंसू कभी सूखे ही नहीं। ये तस्वीरें हैं 84 दंगों के शिकार हुए उन लोगों की जो आज तक इंसाफ के लिए फरियाद की गुहार लगा रहे हैं। यह हादसा एक ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले मंजर की दास्तान बयान करता है जिसने कितने ही बेगुनाह औरतों की मांग को सूना कर दिया, जिसने कितने ही बच्चों को लावारिस कर दिया, जिनका बचपन पिता की गोद में खेला ही नहीं। आज 84 दंगों को हुए कितने ही साल बीत चुके हैं, लेकिन ये चेहरे जो आप देख रहे हैं, इन्हें आज भी इंतजार है इंसाफ का। आज फिर राहुल के एक बयान ने इस आग को हवा दे दी। दरअसल राहुल ने टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में सिख दंगों को लेकर दिया बयान पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया। क्या कहा राहुल ने, चलिए पहले आप सुन ही लीजिए। Has justice been delivered? There is a legal process through which they have gone. You admit some congressmen were probably involved. Some congressmen have been punished for it. जरा एक बार फिर से सुनिए क्या कहा राहुल ने। Has justice been delivered? There is a legal process through which they have gone. You admit some congressmen were probably involved. Some congressmen have been punished for it. राहुल के इसी बयान ने इतना बवाल मचा दिया कि सिख दंगों ने कांग्रेस मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मामला इतना भड़का कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हजारों की संख्या में सिख संगठनों से जुड़े लोग पहुंच गए। इसी बात पर 84 दंगे केस के वकील का क्या कहना है? आज राहुल गांधी जी ने भी माना है कि ये कांग्रेस नेता इन्वॉल्व थे, मगर आप जो ये सारे के सारे सिख संस्थाएं और वो और भी जो नागरिक हैं जो देश में शांति चाहते हैं, उनकी जो नाराजगी है ये है
कि अगर आप जानते हो कि वो इन्वॉल्व थे तो आप उनको उच्च पदवियों को क्यों बिठाया हुआ है। राहुल के इसी बयान पर अकाली दल के नेता का भी कुछ इसी तरह कहना है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो इस बात को माना है कि बहुत सारे कांग्रेसी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, इस नरसिंहार के अंदर, ये सब लोग जानते थे कि वो इन्वॉल्व थे, लेकिन अब उन्होंने जब माना है, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेसियों का नाम बताएं, उन कांग्रेसियों के खिलाफ सीबीआई में जाकर उनके खिलाफ बयान दर्ज कराएं और कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ टेस्टिफाई करें ताकि उन लोगों को सजाएं दिलाई जा सकें। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी उनको कांग्रेस में से भी बेदखल करें, कांग्रेस में से भी निकालें। अगर वो ईमानदार हैं सिखों के प्रति, अगर वो देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना चाहते हैं, स्टेटमेंट्स बनना चाहते हैं, उनको ऐसी काम भी करने चाहिए जिससे कम से कम लोगों के अगर संदेशा जाए कि हाँ, इस देश के प्रति आप चिंतित हैं। वहीं आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी ने दिल्ली में 1984 में हुई सिख विरोधी दंगों की विशेष जांच दल SIT से जांच कराने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और दंगों की SIT जांच कराने की मांग करते हुए अपना निवेदन सौंपा। बहरहाल अब देखना ये है कि 84 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलने में अभी और कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा। मनु लखोत्रा के साथ मुनीश की रिपोर्ट, चैनल न्यूज। जी, तो 30 साल हो गए 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के। तब से लेकर आज तक उन पीड़ितों के, उन परिवार वालों के जख्म जो है गहरे हैं, लेकिन सियासत का दौर कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन फिर भी सियासत जारी है। आखिरकार राहुल गांधी का ये जो ताजा बयान है, उस बयान के जरिए राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे, वो क्या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्या बात बात में ये बात निकल गई या फिर कुछ सच्चाई वो कहना चाह रहे थे। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, आम आदमी पार्टी नेता। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंद्रजीत सिंह मोंटी जी मौजूद हैं, सदस्य हैं आप दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। बातचीत करेंगे। शुरुआत करूंगा इंद्रजीत सिंह आपसे। सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे, उनके बयान में जो बातें निकल करके आई, क्या वो सिर्फ बात में वो बात कह गए या फिर उसकी सच्चाई भी है? राहुल गांधी जी के बयान में एक बात बहुत ही क्लियर है कि एक किस्म का सेल्फ कन्फेस किया है उन्होंने। जो कन्फेक्शन हम पिछले 30 सालों से, जिसके लिए हम सड़कों के ऊपर रोज मुजाहरे कर रहे हैं और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके घरों में, जिन सिख समुदाय के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग सड़कों के ऊपर, बसों में, ट्रेनों में, हिंदुस्तान भर की सभी शहरों में उनका कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ। एक प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम हुआ, जैसे हिटलर ने सन 1942 से लेकर 1946 तक किया था। सोची समझी चाल के तहत ये ऐसा 3 दिन का नरसंहार था। पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि इसको दंगा कह के अपमानित मत कीजिए। ये एक जेनोसाइड है, एक प्रोग्राम है जो प्री प्लान तरीके से पेट्रोल पंप खोल दिए जाते हैं, पाउडर दिए जाते हैं, केमिकल दिए जाते हैं, डालते ही अगर उसके ऊपर कोई पानी डाले तो वो आग का काम करता है। गले में टायर डाल के जला दिया जाता है और बेटियों की, बहनों की, माताओं की बेपत्ती बेइज्जती की जाती है। राहुल गांधी जी ने ये सेल्फ कन्फेस किया कि प्रोबेबली कांग्रेसमैन इन्वॉल्व। हु इज दैट पीपल? और वो कांग्रेसमैन कौन है? आप उनके नाम लीजिए। आज तक वो कांग्रेसमैन सरकारी बंगलों में रह रहे हैं जी, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रहे हैं, कहीं गवर्नर बने हैं, कहीं MP बने हैं, कहीं वो मिनिस्टर्स बने हैं। लेकिन क्या आपने उन लोगों का दर्द महसूस किया जो तिलक विहार, एक ऐसी पूरे वर्ल्ड में कॉलोनी है सिर्फ जो विडो कॉलोनी बन के रह गई है जी। राहुल गांधी जी ने जो आज अगर ये माना है कि कांग्रेसमैन इन्वॉल्व थे, वो कहते हैं कि मेरे पिता का क्या कसूर, मेरा क्या कसूर, मैं उस समय इन्वॉल्व नहीं था, मैं क्यों माफी मांगू? हमें माफी चाहिए भी नहीं, हमें उनसे अपोलोजाइज नहीं चाहिए। बट ये बताइए कि उनके पिताजी के दिल में जो दर्द था उस समय, वो चाहते तो वो 3 दिन 70,000 मिलिट्री अगर श्री अमृतसर साहिब, अकाल तख्त साहिब, स्वर्ण मंदिर में भेजी जा सकती है, क्या दिल्ली की, हिंदुस्तान की राजधानी में उस समय मिलिट्री भेज के, मिलिट्री के हाथों में वो दे के, देश की राजधानी, क्या देश के कई प्रदेश जहां पे नरसंहार हुआ,
उन सिखों के कत्लों को रोका नहीं जा सकता था? ठीक है, आज उन्होंने ये कहा कि मैं माफी क्यों मांगू? हाँ, माफी ना मांगे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह कहीं इन्वॉल्व थे? उस समय तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, राजनीति में भी शायद नहीं थे, वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन में थे। उन्होंने पार्लियामेंट में माफी क्यों मांगी? इंद्रप्रीत जी, सवाल मेरा ये है, ये सब बातें जी, सवाल मेरा ये है कि क्या राहुल गांधी सच बोलना चाह रहे थे या फिर इसके पीछे सियासत है केवल? देखिए, ऐसा है, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो हमारे जख्मों को कुरेदा जाता है। जी बेशक, ये नमक छिड़का जाता है, कोई है, दो राय नहीं, हर कोई करता है। हाँ, ये नमक छिड़का जाता है। और अगर हम अपने न्याय की बात करते हैं, अगर हम हिंदुस्तान के 1 नंबर के शहरी हैं जी, तो हमें भी न्याय लेने का पूरा हक है। अगर उन्होंने सच बोला या झूठ बोला, एक दंगे को तो वो कहते हैं कि ये दंगा पूरी तरह से प्लान्ड दंगा था और उसमें वक्त के चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। मैं कहता हूं आप जो कह रहे हो ठीक है उस चीज को, लेकिन आप दूसरे को कह रहे हो कि हमारा क्या कसूर या कांग्रेस के लोगों का। कुछ लोग, आपके पिताजी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके होते हुए पूरे देश में ये दंगे हुए, और ये स्टेटमेंट 1985 में देना कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसका क्या मतलब है? चलिए, मैं अगर आपके पास 29 सालों में आप अपने दिल से दर्द नहीं निकाल सके तो आपके पिताजी उस समय 1 साल में कहां से निकाल देते? इस तरह की सैकड़ों कहानियां हिंदुस्तान में, और सियासत जो है, सियासत के बड़े ही रंग हैं देश में। राजनीति के हर तरह के रंग देखे गए हैं और हर मौके पर कहीं ना कहीं नफा नुकसान को तौल कर ही हमारे राजनीतिक दल काम करते रहे, इससे कोई किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अब जब इस मौके पर इस तरह की बात हो रही है, दीपिका जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की बात कही इंद्रप्रीत जी ने, क्या यह सिर्फ जले पर, जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश है, सियासत है, या कुछ सच बोलना चाह रहे थे राहुल गांधी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब मन में बहुत सारा गिल्ट होता है और आपके मन में अपराध बोध होता है तो कहीं ना कहीं वो सच आपका मुंह से निकल ही जाता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन वो सच आपके मुंह से निकल ही जाता है। राहुल गांधी क्या, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को ये बात पता है कि 1984 में जो दंगे हुए उसमें कांग्रेस के कितने युवा नेता इन्वॉल्व थे, उन्होंने मॉब्स को लीड किया। राजीव, मैं उस समय 15 साल की थी और मैं दिल्ली में पढ़ती थी, और मैं आपको समझा नहीं सकती कि हमारे नेबरहुड में जो जितने भी सिख हाउस होल्ड्स थे, वहां बकायदा मॉब्स ने उनको मार्क किया। युवा नेताओं के हाथ में वोटर लिस्ट थी जहां पे सिखों के एड्रेस थे, उन्होंने घरों घरों को मार्क किया गया, गुरुद्वारों को मार्क किया गया। कोई पुलिस हमने 3 दिन तक आती हुई नहीं देखी, एक गोली गूंजती हुई नहीं देखी, एक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन होते हुए नहीं देखा। और मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ये कैसे हो गया। दंगों में, गुजरात के दंगों में हिंदू और मुसलमान दोनों मरे, लेकिन ये कैसे हो गया कि 1984 के दंगों में जहां ऑफिशियल 3000 दिल्ली में, लेकिन अनऑफिशियल एटलीस्ट 5000 ऑल ओवर इंडिया, लोग बोलते हैं 35,000, मैं कहती हूँ 50,000 सिखों को इन्होंने मारा। और दूसरी बात, ये कैसे हो गया राजीव कि एक ही दंगे में तो 2 कौम 3 कौम मरती हैं। ये कैसे हो गया कि 1984 में केवल सिखों को टारगेट किया गया? नंबर 1, सेम केमिकल इस्तेमाल किया गया, और मैं कहती हूं जिस प्रकार से उनको मारा गया, आई वॉज अ विटनेस टू दैट, गले में टायर डाल के, और उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने बताया कि 1-1 घंटे तक वो जलते रहे, 1-1 घंटे तक उनको वो पीड़ा महसूस हुई। उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि 30 साल तक इन दंगी जो लोग हैं, इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। कांग्रेस ने हर कोशिश करी अपने सारे नेताओं को बचाने की, इनका कोई भी नेता कन्विक्ट नहीं हुआ। इतनी इंक्वायरी कमीशंस बैठी, इतनी जी गजब का हाल है, गजब का हाल है देश में। इस तरह यहाँ तक देखिए राजीव, हाँ। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को इन्होंने इतना रिहैबिलिटेट किया, इन्होंने इनको असेंबली टिकट देने की कोशिश की। वो तो थैंक्स टू जर्नलिस्ट जर्नैल सिंह, जिन्होंने पी चिदम्बरम की कॉन्फ्रेंस पे जूता फेंका और इस कांग्रेस सरकार को झकझोरा। तो राहुल गांधी ये सब समझ रहे हैं,
राहुल गांधी अगर सच बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं तो राजनीति को साफ करना चाहता हूं, तो क्या राहुल गांधी इतने नादान है, ये चीज जानते नहीं है? सिर्फ इतने भर से बात बन जाएगी कि नहीं मैं उस समय था नहीं, मेरा तो इन्वॉल्वमेंट था नहीं। लेकिन अब तो आप समझ रहे हैं ना, अब जो चीजें हैं, अब जो मांगे हैं, अब जो परिदृश्य है, जो सियासी माहौल है, उसमें कम से कम क्या सच स्वीकार करने की कुव्वत दिखा सकते हैं? राजीव जी ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं। अगर आज राहुल गांधी जी ने सच स्वीकार कर लिया है, तो क्या जिन लोगों का नाम आ रहा है, जो मॉब को लीड कर रहे थे, उनको सस्पेंड करो। मॉब को उनको एक्विट किया, उनको पार्टी से निकाला, या उनके जिनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं उनको उनके अगेंस्ट पार्टी में क्या एक्शन लिया गया? आज अगर सच बोल रहे हैं तो सच के ऊपर खड़े हो ना जी। वो हमें क्यों धक्के खिलवा रहे हैं? यही सवाल मैं भी कर रहा हूं, यही सवाल हम न्याय प्रणाली में कोई यही सवाल मेरा भी यही सवाल है कि आखिर अगर ये सच स्वीकार कर रहे हैं तो क्या इस सच को भी वो स्वीकार करेंगे कि हाँ जो कुछ हुआ था ये बात सही है, और उसके साथ वो सामने आए, वो खुद अपनी सहभागिता इसमें अगर दिखाएं? ऐसी बात है, वो कहते हैं तो बीबीसी से एविडेंस मंगवा ले, इंडियन गवर्नमेंट मंगवा ले बीबीसी से एविडेंस। बीबीसी के पास पूरी रिकॉर्डेड वीडियो है, कहां पे क्या हुआ। राजीव, इन्होंने सिस्टमिक तरीके से, स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से क्यों इतनी सारी कमीशंस बिठाई? क्यों सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने जांच की? 30 साल तक लगातार जांच पे जांच, कमीशन पे कमीशन, और सबूत क्यों नहीं मिल रहा? सबूत इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इन्होंने सिस्टमैटिकली स्टेट वाइज इन्होंने एविडेंस को हटाने की, मिटाने की कोशिश की। और आलम यहाँ संदीप जी हमारे साथ हैं काफी देर से। एक मिनट मुझे और दीजिए। आ रहा हूं इंद्रप्रीत जी, मैं आ रहा हूं आपके। आलम यहाँ आज ये है कि आज 30 साल गुजरने को आए, पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, और 90% पीड़ित आज बुढ़े हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, और कांग्रेस को भली भांति ये बात पता है, मर चुके हैं। मैं आ रहा हूं, संदीप जी हमारे साथ हैं। इंद्रप्रीत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे सवाल हैं, 30 साल का ये जख्म, 30 साल के दर्द की ये कहानी, बहुत सारे सवालों के साथ है। मेरे ख्याल से 1 घंटे का समय भी बहुत कम है, उसमें इतनी बातें नहीं हो सकती। संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, क्या सिर्फ सियासत को हवा दी जा रही है? उन कॉलोनियों में गया हूं, कई बार मैं गया हूं, तिलक नगर हो या फिर लाजपत नगर हो, जंगपुरा हो, सारे इलाके जो हैं उधर गया हूं, मैं भी देखा हूं, और जिस तरह के हालात हैं वो बयां करने लायक तो नहीं है। वो बात तो समझी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। क्या सिर्फ सियासत को हवा दी जा रही है? देखिए, 84 के बाद आज तक अगर सरकार की नीयत और नीति सही होती तो जो भी अपराध इस देश में हुए हैं और ये इस तरह के जघन्य नरसंहार हुए हैं देश में, तो अब तक उन सबको न्याय मिलता और लोगों को हिम्मत नहीं होती कि दोबारा से इस तरह का कृत्य करें। आज जब हमारी सरकार ने एसआईटी के गठन को लेकर हम गवर्नर से मिले और बात कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं इस देश में ऐसी परंपरा की स्थापना हो जाए कि कम से कम लोगों को न्याय से डर जब तक नहीं लगेगा और न्याय जैसे बिकता हुआ दिखने लगता है तो लोग जो होते हैं हतोत्साहित हो जाते हैं। लोगों की भावनाएं लगता है कि हमारा ये देश है ही नहीं, तो हमें तो इस तरह का मुल्क बनाना है जहाँ ये सबका मुल्क नजर आए, लगे कि हाँ सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी सुरक्षा का अधिकार है, हर आदमी को वो अधिकार है जो वो सपने बुनता है उसके लिए आगे बढ़ पाए। लेकिन हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि अभी जो भी पार्टियां, मैं इसको राजनीतिकरण इस विषय का इसलिए नहीं करना चाहता कि कहीं ना कहीं से दोस्त तो है ही है। बीजेपी की भी सरकार दिल्ली में रही है 84 के बाद, कांग्रेस की भी रही है सरकार, लेकिन हम सिर्फ बातें करते रहे और बातों के अलावा हमने कुछ किया नहीं अपने जनता के लिए। तो अब समय है अपने जनता के लिए हम कुछ करें। दुबे जी, आपसे दुबे जी, हम पहले केजरीवाल जी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, क्या जो एलजी हैं दिल्ली के नजीब जंग जी, वो एसआईटी गठन करेंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गठन करेगी? हम तो पिछले 30 सालों से इस बात की डिमांड कर रहे हैं। आज माननीय केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली बन गए हैं, इसलिए उनकी बात को सुना जा रहा है, नहीं तो धरने प्रदर्शन से पहले, इससे पहले तो सुना भी नहीं जाता था। सही बात है। और ये एसआईटी का गठन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी, एलजी तो नहीं करेगा। लेकिन सरकार जो प्रावधान है संविधान के अंतर्गत जो सरकारें चलती हैं, उनकी जो नैतिक कर्तव्य है उसका हमें भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जो होती हैं कर्तव्य का वो पालन गवर्नर से बिना परमिशन के अगर आए हैं, वजह से अपनी तरफ से एक पीआईएल लगा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसआईटी के लिए डिमांड कीजिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ आपके लिए ही नहीं साहब,
जो भी घटनाएं दिल्ली में हुई हैं, जिसको न्याय नहीं मिला, उन सबके न्याय के लिए हमें अगर हमारी सरकार को धरना देना होगा, संदीप जी, आपके साथ खड़ी रहेगी, कोर्ट जाना होगा, कोर्ट जाएगी। की बात उसके सारे जो कानूनी पहलू है, उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी क्या हर उस आदमी का जिसको पीड़ा है, जिसको दुख है, जिसको न्याय नहीं मिला, उसके साथ हम इंसानियत की लड़ाई है, केवल सिखों की नहीं। ये सिर्फ, ये सही बात है, ये सिर्फ किसी लड़ाई है, ये किसी हमें इंसान को ये बात सही है, लेकिन संदीप जी रहना चाहिए। संदीप जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, विश्वास हो इस सिस्टम में, ये सबसे बड़ा संदीप जी, जिस तरह का दौर है हमारे यहाँ राजनीति का, उस पर सवाल उठने लाजमी होते हैं। अब ऐसे मौके पर अगर अरविंद केजरीवाल ये बात कर रहे हैं कि एसआईटी बनाई जाएगी, लेकिन ये बात पहले से उठती रही है। एसआईटी का गठन तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए होगा। आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ मौका और माहौल देखकर बोल रहे हैं या फिर कुछ सच्चाई भी है इसमें? मेरे मित्र कह रहे थे कहीं भारती जी को बचाने के प्लान तो नहीं है। नहीं, मेरे मित्र मोंटी जी आप कह रहे थे जो काम 34 सालों में नहीं हुआ, वो अगर 10 दिन में, 1 महीने की हमारी सरकार अगर करने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ रही है, आपके साथ खड़ी है, तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिए, इसको सोशल दृष्टिकोण से देखिए। हम आपके इंसाफ के लिए, आपके साथ तत्पर हैं, खड़े हैं, और हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए साहब, यहाँ जरूरत है इंसान में इंसान दिखे। अभी तक तो ये हो गया था, इंसान में भगवान दिखने शुरू हो गए थे, लोग डरने लगे थे, इंसान में रावण दिखना शुरू हो गया था। ये चीजें खत्म हुई हैं। अब धीरे धीरे आपकी हमारी जो भी समस्या है, उसके लिए हम लोग मिलकर लड़ेंगे, साझा रणनीति से लड़ेंगे। ये पूरे देश के लिए एक पूरे देश के लिए एक नजीर होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ बात इतने से नहीं बनेगी। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हमारे साथ हैं। दीपिका जी, क्या लगता है जब इस तरह की बातें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए एसआईटी की बात होती है, 30 साल का एक लंबा दौर गुजर गया है, 3 दशक बीत गया है, क्या कुछ उम्मीद की जाए? देखिए राजीव, ऐसा है कि मैं ये समझती हूँ कि ऑल्दो कांग्रेस पार्टी हैज बीन कंप्लीटली क्रिमिनल इन प्रोटेक्टिंग इट्स लीडर्स। उन्होंने कांग्रेस ने अपने नेताओं को बचाने के लिए, जिन्होंने मॉब्स को लीड किया था, तो उन्होंने जितने भी प्रोसिक्यूटर्स थे और सीबीआई थी, उन पे रोक लगा दी कि आप जगह जगह पे आप एडजर्नमेंट्स लेते रहेंगे, आप देरी कराते रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से उनको कानूनी फंदे से ये कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को निकालती रही। और मैं कहती हूं कि ये एक क्राइम है, क्योंकि राहुल गांधी की उनकी बहुत गलत बात उन्होंने इंटरव्यू में ये कही कि यहाँ पे उन्होंने, सरकार ने दंगों को रोकने की कोशिश की और वहां गुजरात में स्टेट स्पॉन्सर्ड था। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि एक गुरुद्वारे को मार्क किया गया और वहां ठीक है, लेकिन दीपिका जी अब बात यहां पर यह उठ रही है कि जिस तरह से एक नेगेटिव पॉलिटिक्स का दौर चल चुका है देश में, कि कांग्रेस कहे कि बीजेपी ने किया, बीजेपी कहे कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, क्या हम अब इस तरह के मसले पर भी राजनीति करने लगे हैं कि हमने जो किया ठीक है, तुमने किया तो गलत है? अब गोधरा की बात की जाती है, 2002 की बात की जाती है, 1984 की बात की जाती है। राहुल गांधी ने तो यह बात भी कही है। अब ये कौन कहेगा कि हमारा काम सही था, तुम्हारा काम गलत था? बस इतने में उलझा रहा जाए? नहीं राजीव, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जो भी सच्चाई है सामने आए, जो भी सच्चाई है सामने आए, और देश को और दिल्ली की जनता को कैसे आएगी? 30 साल तो बीत गए हैं, कैसे आएगी? बीच में आपकी भी सरकारें आई, कम से कम 5-6 साल एनडीए सरकार में रही है, आप ही सच्चाई को सामने ला देती है। ये कहां, किससे उम्मीद की जाए? देखिए राजीव, देखिए दोनों दंगे को कंपैरिजन करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी की जांच हुई थी, कमीशन हुई थी, और अनेकानेक कमीशंस ने, वहां पे जो कन्विक्शन हुई है वो 170 लोगों की हुई है। दिल्ली में 457 केसेस फाइल हुए, और आपको पता है सिर्फ 12 लोग कन्विक्ट हुए हैं आज तक, और 12 लोग भी वो छोटे छोटे इनके नेता, जो बड़ी मछलियां थी, वो सारी के सारी आराम से रह रही हैं। किसी को गवर्नरशिप मिल गई है, तो किसी को राज्यसभा एमपीशिप मिल गई है, किसी को टिकट दी जा रही है। मैं सिर्फ आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूं कि देर सवेर चाहे ये मांग उठी है एसआईटी की। मैं कहती हूं कि मुझे ये बात पता है कि सिस्टमिक रूप से एविडेंस को मिटा दिया गया है, क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था। कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु मैं फिर भी कहती हूं कि कुछ ना करने से तो अच्छा है कि एक बार दोबारा से कोशिश करो
और कहीं ना कहीं पे इन नेताओं को पकड़ो और इनको सजा दो। जी संदीप जी, जो सर्वाइवर्स बचे हैं और जो ये सिख कम्युनिटी है, जैसे कि मोंटी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि क्यों उन्होंने अपने क्रिमिनल्स को शह दी हुई है। आपको ध्यान होगा गुजरात में 72 पुलिस वाले और 2 MLAs माया कोडनानी इंक्लूडिंग वो जेल की सजा कर रहे हैं। नहीं जी, तो आप दोनों के कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है, वो कंपैरिजन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा कुर्ता काला है हमारा सफेद है, सिर्फ इसके जरिए नहीं होगी। जान कहीं भी जाए वो इंसानियत की मौत होती है, तो चाहे 2002 हो 1984 हो। सवाल यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर इंसानियत का खून होता है तो जो दोषी हैं वो सामने क्यों नहीं आ पाते हैं। लोकतंत्र का ये मजाक उड़ाया गया है और हर बार मजाक उड़ा है। 1984 हो चाहे 2002 हो, उसकी बातचीत हम करेंगे, वही बातचीत हो रही है। आबिद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता मुंबई से। आबिद जी, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया 1984 पर, उसको लेकर के बात हो रही है। इतने सालों बाद इस तरह का बयान उनका यह आया कि हां कुछ कांग्रेसी हो सकते हैं। क्या यह सच उनके मुंह से निकल गया? क्या कुछ कहना चाह रहे थे वो? नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है ऐसी जो कहा जाए। देखिए, ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि 84 में एक बड़ा खून बहा, और उस खून बहाने में कहीं पर कोई साजिश पहले से हो, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उस साजिश में कुछ लोगों ने अगर अपने लेवल पर कहीं कुछ किया है, और वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो या नहीं रखते हो, अगर उन्होंने इंसानियत का खून किया है और पुलिस ने या इंक्वायरी 30 साल बाद कुछ नहीं हुआ सर, नहीं ये बात इतनी भर नहीं मानी जाएगी आपकी। 30 साल बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी जब ये बयान दे रहे हैं, उनका क्या मतलब? क्या सिर्फ मौके को देखकर सियासी हवा चलाई जा रही है? नहीं, ये बिल्कुल आप हर चीज में सियासत नहीं देखना चाहिए। तारीफ इस बात की करना चाहिए, नहीं रहे हैं जनाब, आप राजीव गांधी की सुनिए, तारीफ इस बात की करना चाहिए कि राजीव गांधी की वालदा के 18 गोलियां लगी और बजाय मां के उस गम में उन्होंने निकलकर देश में इस शांति फैलाने और व्यवस्था नहीं, तो उस बात की खुशी किसको है करना चाहिए? हर बात को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हर बात को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इंदिरा जी की बात आप कर रहे हैं, उस पर किसी को क्या खुशी है क्या? कुछ लोग कांग्रेस के, मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये जो कहा उसका मतलब कतई ये नहीं है कि उन्होंने कोई बात, जो सच्चाई है कि कुछ कांग्रेस के नाम नेताओं के आए हैं जिन पर जांच चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, तो वो ये बात आंखें बंद करके नहीं कह सकते थे। चलिए इंद्रप्रीत जी हमारे साथ हैं, उनके पास में जाऊंगा, सच्ची बात मैं आऊंगा सर। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है इंद्रप्रीत जी, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास सीधा आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर के मैं आ रहा हूं, उनकी बातों का जवाब शायद वो देना चाह रहे हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वहाँ लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर,
क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राहुल गांधी के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर अब राजनीतिक घमासान भी जो है वो शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की हमारे संवाददाता अजितेश ने। चैनल वन पर बात करने के लिए मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब, सर सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, राहुल गांधी अपनी छवि को जनता से जोड़ने के लिए इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आज कांग्रेस ऑफिस के बाहर तमाम सिख लोग पहुंचे हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो और पाखंड की पाठशाला है और श्री राहुल गांधी जी उसके प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं। तो इस पाखंड की पाठशाला के प्रधानाचार्य को ये बात समझना होगा कि सन 84 में केवल इंसान ही नहीं मरा, इंसानियत का ही कभी खुलेआम कत्लेआम हुआ और कांग्रेस पार्टी के हाथ आज भी उस इंसानियत के कत्लेआम से रंगे हुए हैं। इसलिए जो है वो राहुल गांधी जी कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, लोग जो है वो कांग्रेस के इस पाप को और इस अपराध को और इस गुनाह को माफ करने वाले नहीं है। उसके साथ ही साथ वो आज तक किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो देश के सरोकार से जुड़ा हुआ है, वो कांग्रेस के करप्शन के किले में तो बैठे रहे, लेकिन कभी उन्होंने महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, घोटालों पर, जनधन की लूट पर कभी कुछ नहीं बोला। जी सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि तमाम तरीके से बोला उन्होंने कि कुछ कांग्रेसी नेता शामिल थे दंगे में। सवाल उठता है कि हम नाम बताने चाहिए? नहीं, ये तो बात सही है। तो पूरी की पूरी जो है वो कांग्रेस शामिल थी जी। केवल जो है वो दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी जो है वो दाल ही काली थी। तो इसलिए वो तो कांग्रेस की पूरी कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नरेंद्र मोदी क्या कोई भी प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो कश्मीर से जो धारा है वो कोई नहीं हटा सकता। उमर अब्दुल्ला साहब को ये भी बताना चाहिए कि 370 धारा की वजह से कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, करगिल के लोगों का क्या फायदा हुआ है। कोई 10 ऐसे फायदे बता दें इन आज़ादी के 6 दशकों के, जिससे कि आम आदमी को, वहाँ के लोगों को कोई फायदा हुआ। अगर फायदा नहीं हुआ है और 370 विकास की धारा और विकास के जो मार्ग है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है, कांटों का काम कर रही है, तो उस पर अगर मोदी जी कहते हैं या भाजपा कहती है कि पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो उसमें बुराई क्या है। धन्यवाद सर। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने तमाम मामलों पर अपनी रखी बेबाक राय। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ अजितेश मिश्रा, चैनल वन, दिल्ली। जी, हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी ने एक बात ये भी कही कि जो दोषी थे बहुतों को सजा मिल चुकी है, इतने साल में उनको सजा मिल चुकी है। हमारे साथ आबिद हुसैन जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। इंद्रप्रीत जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। इंद्रप्रीत जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता आबिद हुसैन जी भी जुड़े हुए हैं, आपने उनकी बात सुनी, क्या कहेंगे? जी राजीव जी, आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से आबिद हुसैन साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। अभी इन्होंने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी को 18 गोलियां लगी और वो अपनी मां को छोड़ के राजीव गांधी देश को संभालने में लगे। आज जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, माननीय महात्मा गांधी, उनकी पुण्यतिथि है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन शाम के 5:15 बजे पुणे से और बॉम्बे से या जो भी उस तरफ से आए हुए लोग, नथुराम गोडसे, आपटे, करकरे, जो भी लोग थे उस समय, क्या उस समय ये इंदिरा गांधी बड़ा पेड़ था या महात्मा गांधी बड़ा पेड़ थे? ये बात कर रहे हैं, उस समय ये नरसंहार क्यों नहीं हुआ? ये नरसंहार से केवल 1984 में क्यों हुआ? आप इसके पीछे जाइए। क्या केवल पंजाब में अलगाववादी था? अलगाववाद केवल पंजाब में था? बोडो नहीं मांग रहे थे? नॉर्थ ईस्ट क्या कर रहा था? कश्मीर आज क्या कहता है? अभी जो स्टेटमेंट अभी मुख्तार अब्बास नकवी से बात करते हुए दी गई, बाकी सभी स्टेटें क्या वो बात नहीं कर रही थी? क्या टेबल के ऊपर पीसफुली बात नहीं हो सकती थी? 89% की कुर्बानियां हैं सिखों की आजादी में, हिंदुस्तान को आजाद करवाने में। जलियांवाले बाग
कांड। ठीक है इंद्रप्रीत जी, अगर हम बहुतों का काले खून बहा पानी है, की देश सजाओं की बात आजादी में करें, बहुतों का खून बहा है। 89% की कुर्बानियां हैं। हाँ, पूरे लेकिन देश का सिखों खून को बहा है, पहला लेकिन हम शहरी होने का दर्जा मिला या नहीं मिला, ये हम अपने न्याय के लिए कहां तक धक्के खाएंगे। जो फौजी हमारी रक्षा सरहदों पे करते हैं, उन फौजियों तक को नहीं बख्शा गया। ट्रेनों में उनको उतार उतार के मारा गया। उनके ट्रंक वहां पे जो फौज बैरकों से आए थे, फौजियों को ट्रेनों के अंदर मारा, सड़कों के ऊपर मारा, औरतों की इज्जत लूटी गई। कहां तक हम कहें कि ये कहते हैं राहुल गांधी जी की उनको सजा मिल चुकी। 12 लोग जो नेता भी नहीं थे, एक नेता का अर्दली जो होता है, उन लोगों को जेल भेज के आप कहते हो कि ये हो गया फैसला। 247 जो एफआईआर कैंसिल कर दी गई, बंद कर दी गई। एसआईटी की जांच हम उनमें चाहते हैं जो बंद कर दी गई। जो केस अंडर ट्रायल है उसमें और डिले नहीं चाहते। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बहुत पुरानी कहावत है। अगर हमें इंसाफ दिलाना चाहते हैं, अगर सच की राह पे राहुल गांधी एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, एक पार्लियामेंट मेंबर हैं वो, और देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्या वो जो एक सेकुलर कंट्री है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब जो हिंदुस्तान में रहते हैं, एक सर्वधर्म जो कंट्री है, उसके प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आबिद जी के पास चलना चाहूंगा। अपने लोगों को बचा के चले और दूसरों को फंसा के चले। इंद्रप्रीत जी, मैं आऊंगा आपके पास। आप ठीक मानते हैं? हाँ जी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। मुझे इनके सवाल का जवाब देना है। जी बताइए आबिद जी। जी, मुझे इनके सवाल का जवाब देना है। जी, पहली बात तो ये जो बहस है उससे हट गए, बहस से हट गए। ठीक है, आप ट्रैक पे लाइए। किसी भी न्यायालय की सुनिए मेरे जवाब में प्लीज सुनिएगा, बीच में इंटरप्ट कोई ना करे। पहली बात तो ये कि न्यायालय के किसी फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। न्यायालय की किसी जांच पर हम कहीं बाधा नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, हमने सबका सम्मान दिया। संविधान के एतबार से सबके हित की बात कांग्रेस की हुकूमतों में की। सिख समुदाय की कुर्बानियां जंग आजादी से लेकर आज तक हम लोग उसको मानते हैं, सभी मानते हैं। जो नहीं माने, मैं समझता हूं वो इंसाफवार आदमी नहीं है। और सिख समुदाय का तो आदर सत्कार हम लोग ऐसे करते हैं कि हमारे आज भी पार्टी में सिख समुदाय के जो लोग हैं वो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर पहले भी रहे हैं, आज भी हैं। ये गलत है, ये गलत है। आज अभी 30 तारीख को सुनिए, अभी राहुल जी ने सुनिए, अभी राहुल जी ने उनकी गांधी जी की पुण्यतिथि पर कहा है कि सत्य और अहिंसा, ये दो चीजें उनको याद रखना चाहिए। जो लोग दो चीजें याद रख सकते हैं, वही सबसे ज्यादा सही बात कर सकते हैं। नहीं तो ये बात उठ रही है। कांग्रेस का एक अहम सिद्धांत है, कांग्रेस के महात्मा गांधी का सिद्धांत है। इंदिरा गांधी ने इसी अहिंसा को रोकने के लिए कहीं किसी नहीं आबिद जी, नहीं आबिद जी, अब आप मुद्दे से हट रहे हैं। अपने सिक्योरिटी से लोगों को नहीं, अब आप मुद्दे से हट रहे हैं। मेरी बात का ये बताइए। नहीं, उन्होंने कहा है कि कुछ कांग्रेसी शामिल थे। ये माँ के मरने के बाद देश को संभालने की कोशिश की, ये कोशिश की कि देश में शांति बने, देश में व्यवस्था बने, देश में बेगुनाह जाने ना जाए। नहीं तो राहुल गांधी ने जो बात कही है, नहीं आबिद जी, जो बात राहुल गांधी ने कही है कि कुछ कांग्रेसी हो सकते हैं, तो क्या सामने आकर के वो उनका नाम लेंगे, बताएंगे खुद आकर के? इंद्रप्रीत जी हमारे साथ है, इंद्रप्रीत सिंह मोंटी, आप आइए, बताइए उनको, बाहर लेकर आइए। किसी भी सुनिए, नहीं, ये बात उनके बताने की नहीं है। उनसे तो सवाल अगर जब पूछा जाता है तो उन्होंने कहा भाई अगर हो सकते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, होगी। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो किसी के साथ जिम्मेदारी बनती है। कहीं कांग्रेस का इसमें रोल नहीं रहा, ये व्यक्ति विशेष का रोल रहा। अगर ये व्यक्ति विशेष का रोल है कि उसने कहीं जज्बात में आके कुछ गलत किया है, तो उसको न्यायालय में उसकी सजा मिलेगी, साक्ष्य उसके वहां जाना चाहिए। आबिद साहब, जज्बात किसको कहते हैं आप? जज्बात हमारे हर्ट हुए हैं, जज्बात हमारे साथ नहीं, आपके जज्बात हमारे हजारों लोग मरे हैं। आप कह रहे हैं जज्बात में आके, कौन जज्बात में आया? राजीव गांधी उस समय जज्बाती होकर बात है। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, आपके दुख में बराबर से शरीक हैं।
हाँ, हम भी आपके दुख में शरीक हैं। हम नहीं कहते कि 2002 में जो हुआ वो ठीक हुआ। उन भावनाओं का आदर करते हैं। नहीं सिर्फ इतने से, लेकिन काम सुनिए, अभी आपने कहा कि हम न्याय प्रणाली में बाधा नहीं बनेंगे। सुनिए, आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने सच, राजीव जी ने भी कहा कि सच बोला, हम न्याय प्रणाली में बाधा नहीं बनेंगे। एक तरफ तो राजीव हम भी नहीं बनेंगे। उसके दंगों में 2002 के दंगों में मोदी को क्लीन चिट दे दी जाती है, एसआईटी भी बैठती है, कई कमीशन भी बैठते हैं, कई 100 लोगों की गिरफ्तारियां भी होती हैं और अभी तक वो सजा भुगत रहे हैं। और यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। यहां तो 30 सालों में अभी तक कोई एसआईटी नहीं बैठी, कितनी कमीशन बैठे, एक पुलिस ने गोली नहीं चलाई, एक एसीपी डीसीपी सस्पेंड नहीं हुआ, सारे गवाह मरने के ऊपर बैठे हुए हैं, मरने को आ गए, मरण किनारे हैं, लेकिन आज तक कोई न्याय नहीं मिला। मान सकते हुसैन साहब जी, मैं आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास। स्टेशन ने कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपिका जी, नहीं। ठीक है इंद्रजीत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये बात हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, ये मैंने अभी बोला, राजीव जी को बोला कि बीबीसी से आप फुटेज मंगवा लीजिए, बीबीसी के पास सब कुछ पड़ा हुआ है। एक कंट्री के नाते अगर हम इस शहर निकलवा लीजिए, बहुत सी आपको आप बीबीसी से निकलवाइए, आप केंद्र सरकार में आप बैठे हैं, इस पर एक लंबी बहस करवा लीजिए। हम साबित कर देंगे कि कांग्रेस की सरकार के जिम्मेदार पूरी तरीके से शांत बनाने और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में लगे हुए थे। तो मैं आपको आरोप नहीं आबिद जी, लेकिन आबिद जी जाएंगे आपको। इस देश की सबसे बड़ी धरोहर, इस देश की आप में बैठे हैं, की सबसे बड़ी धरोहर, मैं 13 साल का जान चली गई। नहीं तो उसके बदले के पद पर रहते हुए कैसी बातें आप कर रहे हैं आबिद जी? दीपिका जी, क्या इस बात से ये भागने की स्थिति है? आबिद जी नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। खून का बदला खून नहीं होता, ये ज्ञान मत दीजिए टीवी पर बैठकर। खून का बदला खून नहीं होता, ये ज्ञान मत दीजिए। बात ये हो रही है कि जिस सीबीआई के हवाले जांच की बात थी, सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं नहीं, गांधी जी का किसी की मौत किसी की भी हो, इंसानियत की मौत होती है। सुनिए मेरी बात, जिस सीबीआई के ऊपर जांच की जिम्मेदारी थी, वो क्लोजर रिपोर्ट लगाने लगे, जो गवाह मौजूद है वो गवाह आपको न मिले। अब सुन लीजिए मेरी भी बात, सुन लीजिए मेरी भी बात। देश में व्यवस्था कायम हो, शांति कायम हो, और हम आज फिर दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस के छोटे से लेके बड़े सारे पद के लोग उस वक्त के, मेरी बात सुनेंगे सर, बेगुनाह मारे जाने वाले सर सुन लीजिए, दर्शक सब समझते हैं, दर्शक सब समझते हैं जो देख रहे हैं। संदीप जी काफी देर से मैं उनके पास आऊंगा। आबिद साहब, सज्जन कुमार की टिकट आपने क्यों काटी, ये बताइए। टाइटलर क्यों काटी जी, जिसमें वो टिकट अगर वो दोषी नहीं थे तो टिप्पणी नहीं कर सकते। मत कहिए, इतने नादान लोग नहीं है संदीप जी। अभी पूछना चाहती हूं कि इन्होंने ठीक है इंद्रजीत जी, मैं आ रहा हूं। इंद्रजीत जी आप 2 मिनट दीजिए, बाकी लोगों के लिए 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं अभी साहब से पूछना चाहती हूं कि आपने मिस्टर जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को पार्टी से निकाला क्यों नहीं? ठीक है, आपके सीबीआई ने, आपके प्रोसिक्यूशन ने हमारे यहाँ एक सिस्टम केसेस को डिले किया, टिकट देने का, पार्टी में निकाले जाने का, दोष पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। सिस्टम की क्या दुहाई देते हैं? उस प्रक्रिया में 30 साल में कुछ नहीं किया आपके सिस्टम ने। संदीप जी, जिस सिस्टम की बात हो रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसमें बात सिर्फ ये हो जाए सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा दे, सीबीआई ये कह दे कि हमारे पास सबूत नहीं है, जगदीश टाइटलर हो या सज्जन कुमार हो, उन सबको लेकर के एक गवाह, जो गवाह मौजूद है उनको भी नजरअंदाज कर दिया जाए। जसबीर सिंह कैलिफोर्निया में रहे, उनको नजरअंदाज किया गया। सारे फैक्ट हैं, लंबी कहानी है 30 साल की सर, एक दिन में थोड़ी बताई जा सकती है, घंटे की बहस में। संदीप जी, क्या ये सारी चीजें नहीं साबित करती है कि कभी गंभीरता नहीं दिखाई गई? 6 घंटे बैठिए, हम आपसे कह रहे हैं 7 शताब्दी लेके बैठिए, और जो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने किया, वो भी हम सामने रखते हैं। देखिए क्या है कि जब हमारी सरकार होती है और सरकार पे जनता का विश्वास उठ जाए, उसके न्याय पे जनता का विश्वास उठ जाए, तो एक गंभीर प्रश्न है। और लगता है कि जो लोग न्याय के लिए भटक रहे थे, सरकारें अगर मदद करती, हमें लगता है कि सरकार ही एक्यूज बन के खड़ी हो गई। सरकार को चाहिए था कि जिनके साथ गलत हुआ, जो लोग मारे गए, जिनका नरसंहार हुआ, पुलिस और सरकार उनके साथ खड़ी होती। अगर जनता एक कदम आगे चलती तो सरकार को चाहिए था कि वो 2 कदम आगे चल के जो भी सही और गलत है, इसमें जो भी गलत है, जो भी दोषी हैं, उनके
उनके साथ एक कठोर निर्णय लेने का वक्त था। सरकारें अगर प्रूव करती कि वो कठोर निर्णय ले पा रही हैं तो जनता का विश्वास आज और मजबूत हुआ होता सरकारों में। आप वकील भी हैं, जिस एसआईटी की बात हो रही है 30 साल के बाद जब देखा जाता है हिंदुस्तान की अदालत में किस तरह से केस होते हैं और जिन एजेंसीज के ऊपर सबूत पेश करने की, जांच करने की जिम्मेदारी होती है, जब वही क्लोजर रिपोर्ट लगाने लग जाए तो अब किस तरह की उम्मीद की जाती है? 30 साल बाद क्या मिलेंगे? देखिए, हमें तो लगता है कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे कि 30 एसआईटी कम से कम गठित तो 30 सालों से उनकी बातें बार बार वो लोग कह रहे थे, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी उसमें आंख मूंद के खड़ी हो गई थी, सरकार में बैठे लोग आंख मूंद के खड़े हो गए थे और जनता जो नेता नागरिक हैं वो लोग उसमें शामिल थे। तो जब दिल्ली सरकार और सब लोग ही थे, वो सबके सब एक्यूज ही हैं, एक्यूज की दृष्टिकोण से कंप्लेंट देखता है या जिनके घर फूके गए या जो लोग मरे जिस परिवार में, तो हमें तो तुरंत ही एसआईटी बना देनी चाहिए थी। ये 30 साल का वेट ही नहीं करना था। अब 30 साल बाद अगर ये चीज आज शुरुआत हुई है तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सरकार जाएगी। अब इसमें तो पहले सरकार जो है आगे बढ़ के काम कर रही है, आपके लिए आगे आई है कि कम से कम दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में जो भी हुआ, मैं नहीं मानता कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, कौन गुनाहगार है, जो भी गुनाहगार है वो बचना नहीं चाहिए। ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, कोई भी संवैधानिक पद उसके पास। इंद्रप्रीत जी बोलिए। आबिद साहब, उस समय देश के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे जी। क्या राजीव गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह के फोन लिए थे उस समय? उस समय उनसे देखिए, आप वो सवाल कर रहे हैं, प्रार्थना की थी। राजीव गांधी जी, मेरी बात सुनिएगा। रुक जाइए आबिद जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। आबिद जी सुन लीजिए, आपके पास में आ रहा हूं। आंकड़ा आपके पास, सरकारी आंकड़ा दिल्ली के अंदर कितना है, एक बात बताइए मेरे को। 2733 का सरकारी आंकड़ा है, 2733 का सरकारी आंकड़ा है। क्या उन लोगों की डेड बॉडीज, लाशें उनके परिवार वालों को दी गई? क्या हुआ उन लाशों का? और उनके परिवार वालों से पूछा गया कहां हो, किस हाल में जी रहे हो? आपको पता है, आपके चैनल पे आने से पहले मैंने ये बात की है कि पूरे संसार में एक ही कॉलोनी है जिसको विधवाओं की कॉलोनी बोला जाता है। दिल्ली में अगर कभी आप आए तो मैं आपको दिखाऊंगा उन गलियों में कभी राहुल गांधी ने जाके उनका दर्द बांटने की कोशिश की, कभी सोनिया गांधी ने जाके उनका दर्द बांटने की कोशिश की, जो विधवाओं की कॉलोनी में रह रहे हैं, जिनके बच्चे 2-2, 3-3 साल के या पेट में बच्चे रह गए, जिन औरतों के उन्होंने कैसे पाला होगा अपने घर वाले के बिना, अपने पिता के बिना, अपने भाई के बिना। आबिद जी बताइए। देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो जितना डीप में आप बात कर रहे हैं, अगर इतनी डीप में बात करना है तो ये समय कम है। मैं आपको दो बातें साफ साफ बता दूं। 84 से आज तक दो किस्म के फैसले लोगों ने किए हैं। एक न्यायालय से प्रक्रिया में किए हैं, जो कुछ लंबित है, कुछ पे फैसले आ गए हैं, और दूसरे इस हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूरे संसार में बड़ा लोकतंत्र है। उस जनता की अदालत के बीच में भी कांग्रेस के लोगों ने अपने किए हुए कामों को और सब समुदाय के लोगों को, जिसमें सिख समुदाय भी है और अल्पसंख्यक के और समुदाय भी है, उनके हितों की जो भी बातें और कार्य किए हैं, उनका कहीं न कहीं उनके सबके जानकारी में आया है। वो सच्चाई को समझते हैं, उन्होंने समझा है, और उसके बाद ही कांग्रेस को अपने सरकार में आने का कई बार अवसर मिला है। अब इस वक्त जानबूझकर कंट्रोवर्शियल चीजें और पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है जिनके वोट बैंक से आप इसलिए लग रही है, तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव इशू पर राजनीति मत कीजिए। हम राजनीतिक लोग आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि उसमें राजनीति मत कीजिए। इसमें न्याय प्रक्रिया से जो सजा पाएगा वो सामने आएगी, और हमें संवेदना है उन परिवारों से, और कांग्रेस ने सिख समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है और भविष्य में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए करना चाहिए। हम अगर इंसाफ मांगते तो आप कहते हैं राजनीति मत करिए, काहे की राजनीति हम कर रहे हैं बताइए। राहुल गांधी अब ये राजनीति है कि आप इस वक्त राजनीति कर रहे हैं कि आप उन बातों को कह रहे हैं जो जिस हम आपकी संवेदना में बराबर से शरीक है।
हम आपके लिए नहीं, ये राजनीति नहीं है आबिद जी, राजनीति ये नहीं है। मौका मिला है, हमने पूरी देश राहुल की जनता राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, आबिद जी, आबिद जी, राहुल जी ने जो कहा है, आबिद जी, ज्यादा अच्छी बात कोई कह नहीं सकता था। राहुल जी ने तो आज भी कहा है, 5:35 पर उन्होंने कहा है कि इस गांधी जी सत्य और सच्चाई और अहिंसा की बात करते थे। वो सच छोड़ दीजिए, वो सच कितना बोल रहे हैं ये सबको देशवासियों को पता है। आबिद जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, आबिद जी आप सुनना नहीं चाहते हैं, नहीं आप सुनना नहीं चाहते, आपके सिर्फ आपके ऊंचा बोलने से सच नहीं बदल जाएगा। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं सर, आप ही की बात सही है, आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं कहाँ कह रहा हूँ मेरी बात सच है, मैंने कब कहा मेरी बात सच है? आप सवाल तो सुनिए, आरोप लगा रहे हैं, आप सवाल तो सुनिए। इंद्रप्रीत जी है आपको जवाब देने के लिए, बाकी मेहमान है हमारे साथ, बीजेपी की दीपिका जी है, संदीप जी है। आप मेरी बात तो सुनिए। राहुल गांधी ये बात क्या कर रहे हैं? सियासत नहीं कर रहे हैं आप, तो ये क्या कह रहे हैं कि 2002 में जो हुआ वो गलत हुआ, आप उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन 84 में जो हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? क्या जिम्मेदार नहीं है? कहीं पर भी कोई दंगा फसाद अगर कांग्रेस के राज में हुआ है तो उसकी सही जांच हुई है, उस जांच में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस हमने कहा ना कि अभी मैं ये नहीं कहता कि आप दंगों की तुलना कैसे करने लगे? ऐसा हादसा नहीं, आप दंगों की तुलना कर रहे हैं। आप इस समय चुनावी माहौल की बात नहीं कर रहा हूं। आपने ये आरोप लगाया कि प्रशासन मूक बैठा रहा, कांग्रेसी मूक बैठे रहे और कांग्रेसियों ने ये करा, ये निराधार है, ये बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है? तारीफ करनी चाहिए कि माँ के 18 गोलियां लगी और बेटा जो है वो प्रधानमंत्री होते हुए सड़कों पर निकलकर सुरक्षा घेरे को तोड़कर सुरक्षा व्यवस्था को बनाने में लगा रहा। हुसैन साहब, उसके बावजूद ये हालात बन गए, आप ये समझाना चाह रहे हैं, उसके बावजूद ये हालात बन गए, उसके बावजूद लोकतंत्र के माथे पर इतना बड़ा कलंक दिया है, लगा है, जो जिसको धुलने में सदियां लग जाएंगी, शायद धुला नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी फैक्ट थे उसको नजरअंदाज किया गया। कोशिश तो की जा सकती थी, एसआईटी की ही तो मांग की जा रही है, एसआईटी गठन पे कोशिश तो की जा सकती थी। हुसैन साहब, आप मेरे को एक जवाब दीजिए कि क्यों कोई भी पुलिस वाला, एक कांस्टेबल, फॉरगेट अबाउट एसीपी डीसीपी, एक कांस्टेबल को भी कोई चोट, कोई गोली नहीं लगी, किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी, प्रशासन कहां पे था? क्यों इतने सारे सिख मर गए? कैसे मर गए? अगर आर्मी बुलाई गई आपके कहने पे या पुलिस बुलाई गई तो इतने सारे सिखों का नरसंहार कैसे हो गया? कैसे हो गया? और कोई भी पुलिस वाले को चोट क्यों नहीं लगी? कोई भी गोली की फायरिंग क्यों नहीं हुई? हम जैसे हिंदू लोग वहां पे मौजूद थे। मैं 15 साल की थी आबिद साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो दर्दनाक हादसा भूलता नहीं है कि मेरे पड़ोसियों को कैसे जला दिया गया। हम वहां पे डर के मारे खड़े होकर देख रहे थे कि कांग्रेस के युवा नेता मॉब्स को लीड कर रहे थे। हम आई विटनेस थे उस बात के, और पूरे दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा कि सिखों के साथ क्या हुआ। और आपके युवा नेता एक एक मॉब को लीड कर रहे थे और बोल रहे थे खून का बदला खून। आपने अपने नेताओं को इनाम दिया, आपने अपने नेताओं की रक्षा करी है, आपने अपने नेताओं को भरपूर तरीके से रक्षा की है। द स्टेट ये बात ठीक है। नानावती कमीशन में की रिपोर्ट आई, उस सिफारिश पर सज्जन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सीबीआई ने अपने बयान में साफ कहा कि पुलिस जो है वो जानबूझकर आंखें बंद कर ली थी। किसने क्यों ऐसे दो कंट्राडिक्टरी बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप बात कीजिए तो लॉजिकल कीजिए। अगर आपकी जवाबदारी बहुत बनती है। ठीक है, अच्छा समय की कमी है, मैं आऊंगा एक एक ठीक है, मैं आ रहा हूं। अगर आबिद साहब ऐसा कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम अब 2002 के दंगों पे चले जाते हैं। आप एक आबिद साहब उसका जवाब दीजिए, उसमें क्या हुआ था? ये तो पूरी हुसैन साहब पूरी थीसिस बताएंगे 2002 पे, जो थीसिस इनको 1984 में नहीं पता है। ये तो 2002 डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मा प्लीज लेट हिम एक्सप्लेन। जी आबिद जी, एक्सप्लेन, ही हैज गॉट नथिंग टू एक्सप्लेन। आबिद जी सुन रहे हैं? नो प्रॉब्लम, जस्ट लिसन टू हिम। जी हेलो जी आबिद जी। हाँ, आप अपना प्रश्न दोहराइए। जी इंद्रप्रीत जी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, इंद्रप्रीत जी पूछिए। आबिद साहब मैं कह रहा हूं, आप 84 के ऊपर तो कह रहे हैं कि आप निराधार
आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि सन 2084 2002 की बात के लिए बैठा हूं। गुजरात में क्या हुआ? आज का ये डिस्कशन 84 के दंगों के ऊपर हो रहा है। नहीं आज का ये डिस्कशन राहुल 84 गांधी के की ऊपर हो रहा है। स्टेटमेंट अगर 84 के अलावा कोई बात करना है बैठ जाइएगा मेरे साथ, मैं आपसे बात कर लूंगा। आबिद साहब राहुल गांधी की स्टेटमेंट पे डिस्कशन हो आपको रहा है। सच्चाई तो आप गलत कह रहे हैं। सच्चाई में कहीं सुनिए, ऐसा ना कीजिए कि सिरे से हम भी सब भुगत होगी, जो आप भी अच्छा भुगत हुआ होगी। उसको अच्छा तो नहीं, कहिए। जब निराधार आरोप 84 पे है तो जो फिर अच्छा हुआ उसको अच्छा आधारपूर्ण तो आरोप कहिए। 2002 अगर के कैसे हो कांग्रेस सकते के हैं? प्रशासन ने तुलना नहीं कांग्रेस करना की चाहता। सरकार में 2002 कुछ अच्छा में जो हुआ हुआ तो वो भी तो देश कहिए। जानता है। ठीक है, आपको समय लग की रहा है कमी कि है जैसे आबिद जी। आप तो ये लग रहा है कि जैसे ये जान करके बैठे हैं कि हम कांग्रेस के सारे खिलाफ बोलेंगे और कुछ भी नहीं होने कहने देंगे। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। ये नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि अच्छा हुआ अल्पसंख्यक के लिए ये किया। सबके आंखों के सामने बताइए, एक इंदिरा गांधी की नहीं, एक राजीव गांधी ने कुर्बानी दी है। आप बार कांग्रेस की पीठ थपथपा रहे हैं कि अच्छा समय की कमी है, जल्दी अल्पसंख्यक से के लिए ये किया वो किया। सच्चाई बयान कर रहे हैं। इसका मतलब आप हम क्रेडिट सच्चाई लेना बयान चाह कर रहे रहे हैं हैं। हम कोई पीठ किसी नहीं को थपथपा रहे हैं, हम मार के। सच्चाई बयान कर रहे हैं कि कांग्रेस के इतने बड़े पदों पर रहने वाले लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की जनता के बीच में जाने और जनता के हितों की बात। मैं एक बात अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, कंक्लूडर रिमार्क दे रहा हूँ। साहब देखिए, इस देश में कश्मीर में हिंदू हो, दिल्ली में सिख हो या गुजरात में हमारे मुस्लिम भाई हो या जिस भी धर्म और जाति के लोग रहते हो, 65 सालों की जो भ्रष्ट व्यवस्था है कहीं ना कहीं सभी लोगों को दुख दिया है, न्याय नहीं मिली है और उसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हमारी आवाज है, हमारी लड़ाई है और हम लोग, हमारी पार्टी ये बात जानती है और हम लोग लड़ेंगे और सबको न्याय मिले और सबको भाईचारे के साथ इस देश में जीने का हक है। इसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जल्दी से दीपिका जी आखिरी प्रतिक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल ये टोकनिज्म ना करें कि एलजी के पास जाएं और कहें, क्योंकि उनको भी कानून पता है कि उनको पीआईएल फाइल करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहली बात। और मेरा कांग्रेस से और उनके वाइस प्रेसिडेंट से निवेदन है कि वो इर्रिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स ना दें और सबसे पहले अपने गिरिबान में झांके कि इस पूरे क्रिमिनल एक्ट में, जो इतिहास में बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट हुआ जलियांवाला बाग के बाद, उसकी वो कैसे जिम्मेदारी लेते हैं और उनके नेता फ्री कैसे घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन खून कहीं किसी का भी हो, इंसानियत का खून होता है। काश देश की सियासत भी ये समझ जाए। सियासत होती है, खूब होती है, ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं।